हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरी उत्तर प्रदेश विशेष की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, वे दोनों जो वीडियो थी वो मेरी उत्तर प्रदेश शख्सियत के ऊपर थी, हस्ती के ऊपर थी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हस्तियाँ कहाँ पर पैदा हुई और उनका उत्तर प्रदेश के विकास में क्या योगदान रहा और उन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश का भारत में और विश्व में नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये टॉपिक मेरा उत्तर प्रदेश के इतिहास पर है। दोस्तों, जिस तरीके से हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसी तरीके से मैंने भी उत्तर प्रदेश के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है ये है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, यानी कि प्राचीन जो इतिहास रहा है पूरे भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा और उत्तर प्रदेश के किन किन जगहों से हमें प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं और कौन कौन राजा यहाँ पर आए और किस तरीके से उन्होंने राज करा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करता हूँ, पुष्यमित्र, जो आपका पुष्यमित्र शासन था, उस शासन के एक बहुत ज़बरदस्त राजा हुए हैं जिनका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कन्नौज बनाई, और जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कन्नौज को लेकर 3 बहुत बड़े जो शासक थे उस समय के, गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों में आपस में त्रिकोणीय युद्ध होता है और फाइनली जो गुज्जर प्रतिहार वंश था वो कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। और कन्नौज पर जब ये गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन हो जाता है तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा बने थे जिनका नाम था मिहिर भोज, जिसे अरबों का विनाशक भी कहा जाता है। उन्होंने अरबों को ढूंढ कर चुन के मारा था। लेकिन फाइनली होता क्या है, धीरे धीरे गुज्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो कमज़ोर होते चले जाते हैं और बाद में यहाँ पर तुर्की और अरबी आ जाते हैं और धीरे धीरे उनका राज यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज हम ये टॉपिक मेरा चलने वाला है। अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करता हूँ तो यहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, मध्य पाषाण के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, अगर मैं हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं तो आपने देखा होगा जो सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है। तो उसका जो सबसे पूर्वी स्थल है वो आपका कौन सा है बेटे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, आपका मेरठ, और मेरठ में है आलमगीरपुर। ध्यान रखना, सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीरपुर और आलमगीरपुर पड़ता आपका मेरठ में, ठीक है। मेरठ के साथ साथ सहारनपुर में 2 है, उल्लास और बड़ा गांव, ठीक है, बागपत में भी है, आपका खतौली में भी है, ठीक है, शामली में भी है। यहाँ पर स्थल मिल चुके हैं। दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक संस्कृति रही है वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद के समीप में बेलन घाटी से मिले हैं। वहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों, जो पूरा नवपाषाण काल था उस समय पर जो उस समय के लोग थे उन्होंने बहुत ही नोकीले हथियार औजार बनाने शुरू कर दिए थे और इन नोकीले औजारों का इस्तेमाल ये जानवरों को शिकार करने के लिए करते थे। दोस्तों, इसी के आधार पर इन्होंने 2 गुफाएं हैं, एक भीमपेटका मध्य प्रदेश में और एक है इलाहाबाद की बेलन घाटी। दोस्तों, जो इलाहाबाद के पास में बेलन घाटी है वहाँ पर इन्होंने उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करके उस गुफा की दीवारों पर चित्रकारी की थी और भीमबेटका की गुफा में नक्काशी की थी। अब देखो, बहुत बड़े बड़े पत्थर, मजबूत पत्थरों के अंदर इन लोगों ने उन छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करके चित्रकारी और नक्काशी की थी, ठीक है। तो बेलन घाटी पूछा जाता है, बेलन घाटी से हमें नवपाषाणकालीन जो साक्ष्य थे वो प्राप्त हुए थे चित्रकारी के और भीमबेटका से नक्काशी के। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, आज हम इनको सबको पढ़ने वाले हैं। और आपने नाम सुना होगा उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़ से 3 स्थल मिले हैं, सरायनहार, महदहा और दमदमा। दोस्तों ये पहला स्थल था जहाँ से मध्य पाषाण काल के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर मैं दोस्तों सरायनहार की बात करता हूँ जो प्रतापगढ़ में है, वहाँ से लगभग 37 नरकंकाल हमें मिले थे, गर्त चूल्हे मिले थे, और जो हमें नरकंकाल मिले थे वो छत विक्षत अवस्था में मिले थे। इसी तरीके से अगर मैं महदहा की बात करता हूँ तो महदहा से भी हमें लगभग 37 नरकंकाल मिले थे, ठीक है, वो भी छत विक्षत अवस्था में। इसी तरीके से दमदमा में भी हमें लगभग 40 नरकंकाल मिले थे, और ये नरकंकाल इस टाइप के थे कि एक ही जो शवाधान था, एक ही शवाधान में 3-3, 4-4 शवों को रखा गया था। और दोस्तों यहाँ से हमें गर्द चूल्हे मिले थे, यानी कि हमें ये इसका आभास हो चुका था कि मध्य पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था, और ये लोग आग की जो शुरुआत थी वो कर चुके थे। दोस्तों आगे चलेंगे, आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है, तो मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना। देखो अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाओगे तो मेरे पढ़ाने का कोई भी उद्देश्य नहीं बचता, ठीक है। दोस्तों पहला पॉइंट क्या है इसका, उत्तर प्रदेश में ताम पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद की बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेलन घाटी से हमें नक्काशी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और चित्रकारी के, यानी कि उस समय इन लोगों ने अपने जो औजार थे उनको ब्लेड के आधार पर बना लिया था, छोटे छोटे औजार थे, और इन्हीं औजारों का इस्तेमाल वो पत्थरों में नक्काशी के लिए और चित्रकारी के लिए करते थे। दोस्तों ये पॉइंट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। बेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बेलन घाटी पुरास्थलों की खोज की और खुदाई इलाहाबाद के जो प्रोफेसर थे, विश्वविद्यालय प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। बेलन घाटी में ये आपको पॉइंट देख लेना, ठीक है। बेलन घाटी के लोहदा नाला, ठीक है, नामक पूरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ अस्थि निर्मित माता देवी की प्रतिमा भी मिली है। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सरायनहार तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों महदहा और एक और है दमदमा, ये 3 थे जो प्रतापगढ़ में स्थित है, जो आज के समय में प्रतापगढ़ है हमारा ज़िला, उस ज़िले में ये स्थित है। दोस्तों सरायनहार से, महदहा से और दमदमा से यहाँ से 37, 41 और 40 नरकंकाल मिले छत विक्षत अवस्था में। यहीं से हमें जो हड्डी थे उनके मोती मिले हैं, ठीक है, मोती मिले हैं, ठीक है, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, और साथ में यहाँ से हमें सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु भी प्राप्त हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे क्या है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले में स्थित लाहौर देव है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, ये वाला लाहौरा देव, ठीक है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पॉइंट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला पॉइंट है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सरायनहार से उत्खनन में नव पाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ सरायनहार से उत्खनन में नव पाषाण काल औजार एवं हथियार मिले हैं। उस समय पर जो हथियार ये लोग बनाते थे, ठीक है, जिनका इस्तेमाल ये जानवरों को मारने में करते थे। दोस्तों उस समय पर कृषि का प्रयोग तो हम लोग नहीं करते थे, कृषि का ज्ञान हो चुका था, लेकिन कृषि कैसे होती ये किसी भी इंसान को नहीं पता था। बस उनका एकमात्र जीवन था जानवर को मार के खाना। जहाँ जानवर मिला उसी के पीछे औजार लेके अपने दौड़ते थे, जहाँ पर मिला वहीं मारा, खाया वहीं सो गए। तो इस तरह से इनके जो औजार थे वो अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है ढूंढने में, आपको ध्यान रखना है।
देखो जैसे पहले बताता हूँ, सबसे पूर्वी जो स्थल है वो आलमगीरपुर है मेरठ का। यहाँ से हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास के उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हमारा बौद्ध काल था, बौद्ध धर्म का टाइम था, उस समय पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इन 16 के 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद उभरा उसका नाम था मगध। मगध के ऊपर विभिन्न प्रकार के राजाओं ने राज किया जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। यहाँ पर बिंबिसार से लेके हम अशोक तक की बात करेंगे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर राजा हुए हैं। मैं इसकी पूरी सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे, ठीक है। उस समय पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक ही था। तो आधुनिक जो उत्तर प्रदेश था वहाँ पर स्थित थे, जिनके नाम था आपका, ये ध्यान रख लेना, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ चेदी की बात करता हूँ तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अगर मैं इस चेदी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये यूपी पुलिस 2018 और 19 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि चेदी जो महाजनपद था इसमें कौन सा क्षेत्र आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बुंदेलखंड वाला जो पूरा क्षेत्र है वो चेदी महाजनपद में आता है, ठीक है। और ये जो आपका कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और इसी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे कुशीनगर पर होड़ों के आक्रमण के भी साक्ष्य मिले हैं। कुशीनगर पर होड़ों ने आक्रमण किया था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों मैं गौतम बुद्ध वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ। आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर आपको पूरा बौद्ध धर्म मिल जाएगा। बौद्ध धर्म के ऊपर मैंने 4 से 5 लेक्चर बनाए हैं, उनको अच्छे से देखना। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मैंने वहाँ पर कवर की है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसी वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि जो बौद्ध धर्म का उदय हुआ था वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, कालसी वर्तमान उत्तराखंड में अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। 2000 में तो आपको उत्तराखंड बना, तो उससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था आधा, ठीक है। तो कालसी वर्तमान उत्तराखंड में अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ से संस्कृत पदों में उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है। तृतीय शती के शासनशील वर्मन के अश्वमेध यज्ञ का साक्ष्य है। दोस्तों अगर मैं अश्वमेध यज्ञ की बात करता हूँ तो अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था, जो शक्तिशाली राजा होता था वो अपने घोड़े को छोड़ देता था, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे राजाओं को क्षेत्र में। और जो भी उस क्षेत्र के जो भी राजा होता था उस क्षेत्र का, जहाँ पर घोड़ा जाता था, अगर उसको पकड़ लिया तो उसके साथ में फिर युद्ध होता था, ठीक है। अगर नहीं पकड़ा तो फिर होता क्या था, जहाँ जहाँ घोड़ा वो निकलता था वो सारा क्षेत्र उसी राजा के अधीन हो जाता था। इसको अश्वमेध यज्ञ बोला गया है, ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ। इसी कारण उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन अगर आए कि बौद्ध धर्म का पालना किसको बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर इनका सबसे ज़्यादा वर्ष व्यतीत हुआ। कौशल, जहाँ कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा समय व्यतीत हुआ और वहीं पर इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, ठीक है। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तमती थी, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये बुंदेलखंड वाला पूरा क्षेत्र आता है। यही क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजस्सा था, यह भी आपको ध्यान रखना, अयाजस्सा। अयोध्या का पूरा नाम क्या था, अयाजस्सा। और यहाँ पर बौद्ध कालीन और जैन धर्म कालीन के बहुत ज़्यादा साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर राम मंदिर की खुदाई चल रही है, तो वहाँ से लगभग 500-600 साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा 1500 साल बता रहे हैं, 1500 साल पुरानी महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा था अयोध्या में भी। आगे देखेंगे, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या ही है, ठीक है। ये पॉइंट आ जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 से 300 ईसा पूर्व प्राप्त यहाँ से हुए हैं। आगे देखेंगे दोस्तों,
ठीक है। अहिच्छत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक ये कन्नौज के राजा रहे हैं और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। कन्नौज महोदयश्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था, यानी कि उस समय पर जब हर्षवर्धन का यहाँ पर शासन था तो उस समय पर कन्नौज महोदयश्री अथवा या महोदय नगर भी कहलाता था। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महादेव भी बताया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि महादेव जो स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज। आज के समय किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुज्जर प्रतिहार, ये गुज्जर प्रतिहार पालो और राजपूतों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुज्जर प्रतिहार वंशों का शासन रहा और उसके बाद में कौन आ गया था यहाँ पर? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 और 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था और उसको अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अहरोरा मिर्ज़ापुर से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ ध्यान रखना, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। सारनाथ वाराणसी एवं कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप लघु स्तंभलेख मिला है। ठीक है, अशोक की राज की घोषणा जिन स्तंभों पर उत्कीर्णित उन्हें लघु स्तंभलेख कहा जाता है। दोस्तों लेख 3 प्रकार से थे अशोक के, स्तंभलेख, ठीक है, गुहालेख और शिलालेख। जो गुफाओं में लिखे गए उनको गुहा शिलालेख बोला गया, जो पिलरों पर लिखे गए हैं उन्हें स्तंभलेख बोला गया, और जो मतलब फ्लैट चीज़ों पर लिखे गए हैं, चपटी चीज़ों पर लिखे गए हैं, उनको शिलालेख यहाँ पर बोला गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभलेख में अशोक अपने महामात्रों को संग भेदने का आदेश रोकते हैं। होता क्या था कि जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के शासनकाल में, तो उस समय पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके अंदर मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। ठीक है, संघिक और महासंघिक में वो बढ़ चुके थे। तो इसी तरीके से जब अशोक राजा बने और उन्होंने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की भिक्षा ली, तो यहाँ पर उन्होंने शासन किया, लेकिन देखा अंदर ही अंदर बहुत लोग बौद्ध धर्म के अंदर खाने भेद कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग वो जो महात्मा बुद्ध के उपदेश उनको तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और वो आपस में बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अशोक ने उनको चेतावनी दी थी कि आप जो बौद्ध धर्म है उसको इधर उधर मत फैलाओ और बौद्ध धर्म के जो उद्देश्य हैं उन पे अच्छे से पालन करो, आप बौद्ध धर्म का नाश मत करो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया संघ भेद को रोकने का आदेश दिया था, जो सांची और सारनाथ का स्तंभलेख मिला है। ठीक है, और इसी समय पर अभिधम पिटक, जो तीसरा पिटक था, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक अशोक की तृतीय बौद्ध संगीति में ही संकलित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रयाग स्तंभलेख पर अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ यानी कि इलाहाबाद का स्तंभलेख पर इनकी जो रानी थी करुवाकी, उन्होंने जो दान दिया था उसी का उल्लेख है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। यह भी आपको ध्यान रखना, क्या थी काशी महाजनपद की राजधानी? वाराणसी। गढ़वा इलाहाबाद में कुमारगुप्त के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह भी आपको ध्यान रखना है। गढ़वा इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद में कुमारगुप्त के प्रथम 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख मिला है। आगे लिखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी दोस्तों। भीतरी स्तंभलेख जो गाजीपुर में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन आता है, भीतरी शिलालेख कहाँ पर है? गाजीपुर में। और इसमें क्या था? पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त का युद्ध का वर्णन यहाँ पर मिलता है। 1194 जिसमें चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और गहडवाल नरेश जयचंद कन्नौज का शासक को पराजित किया था। ठीक है, ये अलग से टॉपिक है, मैं इसको पूरा टॉपिक बनाऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था। सारनाथ में इसी सिंह स्तंभ को
स्वतंत्र भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि अशोक ने जो अपना सिंह स्तंभ बनवाया था, जहाँ पर शेरों के 3 मुंह हैं, 2 अलग अलग दिशाओं में और एक फ्रंट पर है, तो ये स्तंभ लेख कहाँ पर है? सारनाथ में बनवाया था और इसी को भारत ने अपना स्वतंत्र भारत में अपना राज चिन्ह बनाया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए पूरा